क्लिप के बाद पूरा वीडियो भी ज़रूर देखें। एक पॉइंट था वो जिसमें उन्होंने बहुत फ़ोकस किया था और अ, मुफ्ती जी के साथ आए थे कोई दूसरा जो ऑडियंस में बैठा हुआ था, उन्होंने भी उस पॉइंट को दोबारा रिपीट किया था। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी बीइंग एंड द रिग्रेशन ऑफ कॉजेज़। फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, एंडलेसली चले जाएं। इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। जो एरिस्टोटल का एक लॉजिक में आता है रिग्रेशन ऑफ कॉजेज़। क्या बताऊँ, मतलब इसके अगेंस्ट में बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठीक है? तो मैं 3-4 चीज़ पॉइंट कह देता हूँ, अलग-अलग कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो इसमें से ऑडियंस को जो पसंद है वो वाला आर्गुमेंट ले लेना, ठीक है? प्रैग्मैटिज़्म जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। हाँ, तो फ्रैगमेंटिज़्म को हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं है ना। हम लोग द ठीक है। तो वो तो मैं ऑडियंस को एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जो है ना, ये ऐसा लीनियर नहीं होता, ठीक है। ट्रू कॉज़ एंड इफ़ेक्ट इज़ नॉट लीनियर, बल्कि एक सर्कुलर चीज़ है, ओके। जिस चीज़ से कॉज़ जहाँ से स्टार्ट होता है, वही एक पॉइंट पर जाकर इफ़ेक्ट बन जाता है, ओके। तो इस आर्गुमेंट से हम लोग मतलब उनका जो 2 की पॉइंट था मुफ्ती जी का, दोनों को हम लोग मतलब डिनाई कर सकते हैं। जो नेसेसरी बीइंग और जो रिग्रेशन ऑफ कॉजेज़ और दूसरा जो कॉन्टीजेंसी का आर्गुमेंट था, ठीक है, दोनों को। नाउ सबसे पहले आते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। कॉज़ उसके बाद जो इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में कॉज़ के बाद इफ़ेक्ट जो आता है, वो हम लोग सब्जेक्टिवली उसे रीऑर्डर करते हैं, ओके? हम लोगों को कब पता चलता है कि ये वाला चीज़ इफ़ेक्ट है? मतलब ये वाला जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट को जब हम लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली दोबारा से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू पता चलता है कि इसके पीछे एक कॉज़ था। अभी अगर दुनिया में जो हो रहा है, इसे देखने के बाद हम लोग नहीं कह सकते कि ये वाला चीज़ पर्टिकुलरली कॉज़ है, इसका इफ़ेक्ट में 20 साल बाद जाके थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, यूक्रेन रशिया में जो वॉर हो रहा है। लेकिन अगर 20 साल बाद जाके वॉर होता है, तब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली जब सोचेंगे, तब हम लोग कह देंगे कि वो वाला चीज़ कॉज़ था, वो वाला चीज़ कॉज़ था, ये सारे कॉज़ेज़ की वजह से हुआ है। लेकिन अभी हम लोग नहीं कह सकते। मतलब जब कॉज़ होता है, तब हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग कॉज़ को डिस्कवर कर सकते हैं ओनली थ्रू द इफ़ेक्ट, ओके। तो cause is not cause which appears objectively before the effect. Cause is the very effect of the effect itself. हम लोग उसे रेट्रोस्पेक्टिवली उसके पीछे बैठाते हैं इफेक्ट का, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो नीड ऑफ एनी नेसेसरी बीइंग। सारे जो रिग्रेशन ऑफ कॉजेस है, तो सारे कॉजेस आर नथिंग बट द अनदर फॉर्म ऑफ इफेक्ट, ओके। देयर आर ओनली इफेक्ट्स, देयर इज नो कॉज। ऑल इज इफेक्ट। पूरा एग्जिस्टेंस जो है, इट इज एन इफेक्ट विदाउट ए कॉज, देयर इज नो कॉज। ये तो पहला पॉइंट गया उसका उनका अगेंस्ट में। जो रिग्रेशन ऑफ कॉज है वो लीनियर नहीं है, बल्कि सर्कुलर हो सकता है। दूसरा क्या है कि कॉज इज नॉट ए कॉज बट रादर इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट, ओके। अब तीसरा चीज आ जाता है कि कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी में क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि सारे चीज डिपेंडेंट है, एक रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कोई तो विल किया है किसी ने, कोई एक नेसेसरी क्रिएटर है, एक बीइंग है जो ये सारे चीज के बाहर है, इससे परे है, जिन्होंने ये चीज क्रिएट किया। अगर ये चीज सच हुआ, अगर कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि देयर इज ए गॉड जिन्होंने सारी चीज क्रिएट किया, सारी चीज कॉन्टीजेंट है, गॉड इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग एक नेसेसरी बीइंग का जो क्लेम है वो कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग इसी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। सारे चीज डिपेंडेंट है, इंटर रिलेशनल एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्रिएशन है और गॉड भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस भी नेसेसरी है फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इटसेल्फ, राइट। अगर गॉड, अगर एग्जिस्टेंस नहीं रहता तो गॉड कैसे रहता? अगर एक कॉन्टीजेंसी नहीं रहता तो गॉड कैसे रहता? मतलब गॉड इज नॉट द एब्सोल्यूट गॉड। फॉर गॉड द द contingent existence is very important. It is valuable. It proves the very existence of God. मतलब God is also dependent on his existence. मैं तब तक कोई क्रिएटर नहीं हूं जब तक मैं कुछ क्रिएट ना कर लूं। अगर मैंने कुछ चीज क्रिएट नहीं किया तो मैं क्रिएटर क्यों हूं? तो टू बी ए क्रिएटर आई मस्ट क्रिएट समथिंग, सो आई एम कंडीशन बाय माय ओन क्रिएशन, राइट। तो गॉड को गॉड होने के लिए पूरा क्रिएशन का जरूरत है। मतलब गॉड इज ऑल्सो कंडीशन बाय दिस क्रिएशन, ओके। तो गॉड इज नॉट एब्सोल्यूट गॉड। गॉड इज नॉट समथिंग व्हिच इज आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग, ऑल पावरफुल, जैसे हम लोग सोचते हैं। इफ देयर इज गॉड, बल्कि देयर इज नो गॉड एक्चुअल में, ओके। तो अब दूसरा और फिर लास्ट एक पॉइंट पर आ जाता है जो कि
पहले भी मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, जो इमोर्टैलिटी और इटर्निटी का जो रिलेशन है वो पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब उनका जो गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, वो कहते हैं कि गॉड एक नेसेसरी बीइंग की तरह है। हम लोग चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए गॉड अगर एक नेसेसरी बीइंग को एज्यूम कर लेते तो चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो ये अच्छा लॉजिक नहीं है। गॉड एग्जिस्ट ओनली इन दिस वेरी अपीयरेंस। पहले गॉड था, कुछ नहीं था, एक प्राइमोडियल वननेस था, गॉड था, और फिर गॉड ने 3 चीज क्रिएट किया, टाइम, पोजीशन और स्पेस। ओके, टाइम, पोजीशन, स्पेस। और ये जो अपीयरेंस क्रिएशन चल रहा है, और फिर बाद में इन फ्यूचर आफ्टर ऑल इटर्निटी किसी एक पॉइंट पर आएगा जब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा लेकिन गॉड रह जाएगा, क्योंकि गॉड इंडिपेंडेंट है, इटर्नल है, टाइम, स्पेस और कॉजलिटी के बाहर है, आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन उस गॉड को कैप्चर करने के लिए, उस गॉड को एग्जिस्ट कर सकते तभी जब ये जो अपीयरेंस है, इस अपीयरेंस के अंदर गॉड इज कॉट विद इन दिस अपीयरेंस। क्योंकि अगर ये अपीयरेंस नहीं रहता, क्रिएशन नहीं रहता, तो गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं और तुम दोनों साथ में एग्री नहीं करते कि भारत एग्जिस्ट करता है, तो भारत का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम सब लोग मिलकर जब तक ये नहीं सोचते हैं कि देयर इज ए गॉड, तब तक गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट? मतलब गॉड कैन एग्जिस्ट ओनली थ्रू आवर सब्जेक्टिविटी, थ्रू द अपीयरेंस ऑफ आवर सब्जेक्टिविटी। देयर इज नो गॉड आउटसाइड ऑफ आवर सब्जेक्टिविटी। हमारा जो सब्जेक्टिविटी है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके बाहर अलग से कोई गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स गॉड इज ऑल्सो कंडीशनल, गॉड इज ऑल्सो बाउंड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड देयर इज नो गॉड। तो मुफ्ती जी का शायद सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर दिए, कॉन्टिजेंसी और जो कॉज ऑफ रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन ऑफ कॉज। खुश होंगे वो। बिल्कुल होने चाहिए, सब खुश रहे। विवस्वान जी, अब बताइए उस वीडियो से आप कौन से पॉइंट्स उठाने चाहेंगे उस पर? अगर ओके, हाँ, एक मिनट। रुद्र जी का जो पॉइंट्स है, किसी को टिप्पणी करनी है कोई? नहीं, हाँ, मुझे अच्छा समझ में आया, मुझे अच्छा। हाँ, पहले विवस्वान जी बोले। पहले विवस्वान जी बताइए। नहीं, मतलब मैं अग्री करता हूँ बहुत से चीज़ों से जो उन्होंने, रुद्र जी ने कही। हालांकि वो मतलब ऐसे उन्होंने क्या किया कि मुफ्ती साहब के आर्ग्यूमेंट्स ली और उनके कॉन्सेप्ट्स पे अटैक किया। उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट पे अटैक नहीं किया, जो कि ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर रुद्र साहब उस डिबेट में बैठे होंगे और अगर वो ऐसी आर्ग्यूमेंट देने लगे मुफ्ती साहब को, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा ये कि क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ऐसे कैसे बीच में से ही कॉन्सेप्ट्स ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक डिबेट में अगर हमें काउंटर करना है तो उनकी आर्ग्यूमेंट्स को भी लेके काउंटर करना पड़ेगा। जो रुद्र साहब ने एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स लग गई थी, उन पे अटैक किया रुद्र जी ने, जो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो डिबेट में ऐसे मतलब उनको समझेगा ही नहीं कि ये ऐसे बीच में से ही क्या बोल रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, लेकिन यही थी मेरी टिप्पणी, और कुछ नहीं। ओके, अभी आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, मेरी तो टिप्पणी ये थी कि वो जो मुझे जो मेरा फेवरेट लगा वो ये था कि इफ क्रिएटर इज क्रिएटर बाय द क्रिएशन, देन क्रिएशन से ही अगर क्रिएटर डिफाइन हो रहा है तो फिर ये एक लूप हो गया, आपका लूप होल वाली चीज़ है ना। बट वी कैन नॉट, वो वाली चीज़ भी विवेशन जी की सही है कि आप ऐसे कैच नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट। आपको उनके जो उन्होंने कोट करा है उससे डाइसेक्ट करके ही आपको जाना पड़ेगा उनको। तो हाँ, ठीक है विवेशन। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताना भूल गया था, वो मैं थोड़ा सा भी कंक्लूड कर देता हूँ कि वो जो प्लेटोनिक एक डायलॉग है जिसका नाम है यूथोप्रो, वहाँ पर सॉक्रेट्स यूथोप्रो को एक सवाल पूछता है कि गॉड वो प्यार करता है, मतलब गॉड को अच्छा लगता है जस्टिस, ट्रूथ, इक्वालिटी, ये सारे चीज को। गॉड जस्टिस को प्यार करता है, इसीलिए जस्टिस को हम लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए जस्टिस बना। जस्टिस क्यों जस्टिस है? क्योंकि गॉड उसे प्यार करता है। गॉड अगर इविल को प्यार करता है तो हम लोग इविल को फॉलो करते हैं। गॉड अगर अनट्रूथ को प्यार करता है, उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम ये अनट्रूथ को फॉलो करते हैं। तो जस्टिस क्यों जस्टिस है? जस्टिस है इसीलिए गॉड जस्टिस को प्यार किया, या फिर गॉड जस्टिस को प्यार किया इसीलिए जस्टिस गॉड मेक्स। हाँ, तो एक्चुअली में यहाँ पर जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज है, वो गॉड को सरपस किया जा रहा है। मतलब गॉड भी फॉलो करता है जस्टिस को, ट्रुथ को, इक्वालिटी को, जो मीनिंग हो, नॉलेज है। तो इट एट सम पॉइंट दैट ऑल दिस ट्रूथ, जस्टिस, नॉलेज, ये सारी चीज सरपस की जा रही है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
प्रॉब्लम। एक चीज़ मेरी बस टिप्पणी, मैं लड़कियों को बहुत चीज़ों में कोसता हूँ, जो ऑप्रेस्ड है उन्हें नहीं, लेकिन एक बात उनसे मैं बहुत अच्छे से सीखा हूँ। देखिए कि वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, वो कितनी समझदार है इस चीज़ पे देखिएगा। भारत में किसी महिला मतलब फुटबॉल समर्थक महिला कितनी दिखेंगे आपको? गिनी-चुनी, ढूँढनी पड़ेंगी भाई सर्च लाइट से। अर्जेंटीना में आप कितनी क्रिकेट की प्रेमी महिला को ढूँढ पाएँगे? टॉर्च लाइट से हमें ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? लड़के क्या करते हैं, प्रोसेस से बहुत जुड़ जाते हैं कि क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ आज पूरा दिन, ठीक है? हॉकी पता खेल पड़ रहा है पता कहाँ से पड़ा? टेस्ट मैच पे चल स्टार तो अच्छा लग रहा है। अब ठीक है। घटना क्या अब घटना क्या है देखिए कि क्रिकेट में आनंद आ रहा है या फिर हम सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए आनंद आ रहा है। अगर हम सब एग्री करते कि हॉकी खेल रहा है उसमें आनंद आता, सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती कि विराट कोहली हॉकी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहे, बहुत कमा रहे, तो हॉकी खेल रहा होता। तो इस प्रोसेस में कुछ नहीं है, नील बटा शून्य जो हिंदी में कहते हैं कि नील बटा शून्य या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। अब लड़कियां कैसे देखती चीजों को देखिए, भारत में क्रिकेट खेलती हैं ऐसी लड़कियां बहुत कम होंगी, लेकिन क्रिकेट की प्रेमिया लड़की उससे बहुत ज्यादा होंगी। और अगर लड़कों में ये रेशियो आप देखेंगे लगभग समान है कि कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट से प्यार करता है, वो क्रिकेट के प्रोसेस में भी उसे आनंद आता है, और जब मैदान में भी क्रिकेट देखता है तभी उसे अच्छा लगता है। लेकिन लड़कियां मैदान के क्रिकेट नहीं देखने जाती, वो बस विराट कोहली को देखने जाएंगी, वो बस बाकी जो क्रिकेटर है उनको देखने जाएंगी, लड़कियां बस मेसी को देखने जाएंगी। लड़कियां कभी फुटबॉल मैच अगर मैदान में कभी होता है, बहुत कम लड़कियां जाएंगी, नहीं जाएंगी, उनमें रुचि नहीं है उनकी। वो देखते हैं कि एंड गोल क्या है। एंड गोल है पैसे। अब पैसे तो कोई चबा के खाता नहीं है, पैसे मतलब ऐसा एक टूल जिससे लोग मेरा काम कर दे, मुझे वो काम नहीं करना पड़ा। अगर पैसे होंगे तभी तो प्लेन में कोई व्यक्ति मुझे उड़ा के लेके चाइना में भेजेगा, जब मैं देख पाऊंगा कुछ वहां पे, तब मुझे गाइडलाइन चाहिए होगा, एक गाड़ी चाहिए होगी। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो आर्गुमेंट से प्यार है, अगर मुझे यूपीएससी से प्यार हो जाए तो हमेशा मैं एग्जाम देता रहूं, कभी आईएएस ना बनूं, ये भी हो सकता है। तो ये जो लॉजिक से प्यार है, भगवान के तर्कों से प्यार है, अच्छा है कभी कभी, लेकिन मैं लड़कियों के साइड हूँ इसमें कि मुझे इसमें कुछ ज्यादा कोई फल नहीं दिखता। और हाँ, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति के जो किडनी विडनी खोल के मैं 2 लोगों को बचा लूं। हाँ, ये बस एक है। अब विवस्वन जी बताएंगे कि उस वीडियो से आप कौन से तर्क उठाने चाहेंगे या फिर अपने से और काटना चाहेंगे, समर्थन करना चाहेंगे। तो उसी 2 पॉइंट्स पे बोलते हैं जो रुद्र जी ने बोला है ना, नेसेसरी बीइंग और इन्फिनिट रिग्रेस पे। तो उसमें मैं डायरेक्ट काउंटर करने का प्रयास करूँ। तो पहले तो नेसेसरी बीइंग है ना, उसका एक बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है, मतलब ऑब्वियस सा एक ये होगा कि अगर हमने मान भी दिया कि नेसेसरी बीइंग है, फिर भी वो इस्लामिक गॉड है, इसका कोई ये नहीं हो सकता है ना। मतलब नेसेसरी बीइंग हमने मान लिया, तो भी उसमें ऑल नोइंग, ऑल गुड, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑल पावरफुल भी, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, ये उस नेसेसरी बीइंग में होंगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट्स और देने पड़ेंगे। और आज तक जो हमने देखा है, ऑमनिशियंस यानी ऑल नोइंग और ऑल गुडनेस के लिए आज तक एक भी इंडिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट सक्सेसफुल नहीं रही। कंप्लीटली सक्सेसफुल आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं है जो प्रूव करती है कि गॉड ऑल गुड है या फिर ऑल नोइंग। तो अगर वो बोले कि नेसेसरी बीइंग आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं कर दूंगा, लेकिन उससे फिर भी ये नहीं होता कि जो जिस गॉड के लिए आप आर्ग्यू करने आए हो वो गॉड उससे प्रूव नहीं हो सकता, है ना। और दूसरी बात इन्फिनिट रिग्रेस पे। अब इन्फिनिट रिग्रेस में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दी थी, उन्होंने दी थी, और एक और क्वेश्चनर ने दी थी जो उनके ही इस ग्रुप में थे, है ना। तो उन्होंने बोला था कि इन्फिनिट पास्ट इवेंट्स पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन्फिनिट पास्ट इवेंट्स है तो मतलब जो इवेंट्स थे पहले वो भी इन्फिनिट थे, और अगर ऐसा है तो आप इन्फिनिटी को क्रॉस करके प्रेजेंट में कैसे आ गए? मतलब पास्ट इवेंट्स अगर इन्फिनिट है तो उन इवेंट्स को खत्म करके आप प्रेजेंट में कैसे आ गए, है ना। इन्फिनिटी को तो आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात के हम 2 उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पहला तो है
कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये एक थियरी ऑफ टाइम को प्री सपोज करता है, जो कि ए थियरी ऑफ टाइम, और हम इसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग द बी थियरी ऑफ टाइम, है ना। तो द बी थियरी ऑफ टाइम जो है वो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जिसमें हम बोलते हैं कि टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू हम ट्रैवल करते हैं। टाइम बस एक डायमेंशन है, जैसे स्पेस एक डायमेंशन है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस कोऑर्डिनेट में रोम या फिर पेरिस मुझसे दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो मैं ये बोलूँगा कि जो पास्ट इवेंट्स थे वो सिर्फ टाइम कोऑर्डिनेट में मुझसे अलग है, वो कोई ख़त्म नहीं हो गए, उनको उनको पार करके मैं प्रेजेंट में नहीं आया हूँ। वो उधर है, अभी भी उतने ही रियल है जितने प्रेजेंट है, सिर्फ वो एक दूसरे टाइम कोऑर्डिनेट में, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है, टाइम एक ब्लॉक है ना। और अगर वो बोले कि लेकिन तुम तो अभी इस कोऑर्डिनेट पे हो, तो वो तो रियल नहीं होगा, तो हम उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम तो पेरिस के भी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, तो क्या पेरिस झूठ हो गया? ऐसा नहीं है ना, हम जिस सिर्फ कोऑर्डिनेट पे होंगे तो हम उस चीज को अनरियल नहीं बोल सकते, हम तो बोलेंगे कि ठीक है वो दूसरे कोऑर्डिनेट पे है। एक तो तरीका ये हो गया यूजिंग बी थ्योरी ऑफ टाइम। अब ए थ्योरी ऑफ टाइम को भी हम बहुत इजीली फॉल्सिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट ऐसे ही बोल देंगे कि आपने जो बोला है कि आप इतने पास्ट इवेंट्स को क्रॉस करके प्रेजेंट में आ रहे हो, तो हम पूछ सकते हैं कि डस प्रेजेंट इवन एग्जिस्ट, है ना। क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था कि प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप अगर किसी भी चीज को देंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अब आई एम गोइंग टू टच दिस बॉक्स बिसाइड्स मी, अब मैं टच करने वाला हूँ, अभी वो फ्यूचर इवेंट है अभी, लेकिन जब मैंने उसको टच कर दिया तब वो पास्ट बन गया। आप कोई लाइन नहीं खींच सकते जब वो प्रेजेंट था, क्योंकि वो इन्फिनिटली स्मॉल लाइन हो जाएगी, और इन्फिनिटली स्मॉल लाइन इक्वल टू नॉन एग्जिस्टेंट प्लेन, है ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम वो पास्ट इवेंट्स क्रॉस करके प्रेजेंट में आ ही नहीं रहे, क्योंकि प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। तो हम बोलते हैं कि पास्ट इवेंट्स को क्रॉस हम कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, फ्यूचर होने वाला है, पास्ट हो ही रहा है कंटिन्यूसली, यू नो, फ्यूचर इज चेंजिंग इनटू पास्ट, ठीक है। तो इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वो इन्फिनिटी खत्म हो ही नहीं सकती, और प्रेजेंट में हम कभी आ ही नहीं रहे ऐसे स्टॉप बोल के कि अभी प्रेजेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं एग्जिस्ट। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट से हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट वो नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली बोला था कि यू नो इन्फिनिट रिग्रेस इज जस्ट लॉजिकल फैलेसी। वो कंप्लीटली रॉन्ग है, वो इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल भी एक लॉजिकल फैलेसी नहीं आती। कोई भी स्टैंडर्ड फिलोसॉफी की बुक ले लो, इन्फिनिट रिग्रेस इन इटसेल्फ इज नेवर अ लॉजिकल फैलेसी। वो कंप्लीटली एक इंट्यूटिव और यू नो मैथमेटिकली करेक्ट है, और ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट आज तक नहीं आया है जो बोलता है कि प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स प्री सपोज द ए थियरी ऑफ टाइम, जो ए थियरी ऑफ टाइम बेसिकली वो होती है जो बोलती है कि प्रेजेंट सिर्फ रियल होता है और पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट एज रियल एज द प्रेजेंट, और बी थियरी ऑफ टाइम बोलती है कि ऑल ऑफ द थ्री आर इक्वली रियल, है ना। तो इन दोनों में बाइफर्केशंस करके हम उसके आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, जो कि आई थिंक सबको ही इसमें ये होगा, जो कि उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईविल को एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट बोल के नकार दिया है बेसिकली, और उन्होंने एक अच्छे मतलब जावेद अख्तर को ऑलमोस्ट मना ही लिया था कि आप मत ही बोलो प्रॉब्लम ऑफ ईविल के बारे में, क्योंकि वो एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट। हालांकि उन्होंने बाद में लाया प्रॉब्लम ऑफ ईविल, लेकिन जो उन्होंने कंडीशन रखी थी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होती। जब तो ठीक है, इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो सकती है अगर मैं पूरे एकदम जोरों शोरों से उसके एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि देखो कितना ईविल है ऐसे वगैरह, तो वो जो ऑडियंस है उनके बीच में इमोशनल हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना दूँ कि यू नो unnecessary suffering exists, if God exists then unnecessary suffering does not exist, therefore God does not exist, ऐसे मैं अगर बोल दूँ तो उसमें कोई भी मैंने इमोशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ लॉजिकल सिलोजिज्म यूज़ किया। और जैसे उन्होंने डील किया है प्रॉब्लम ऑफ ईविल से, वो बहुत ही डिससैटिस्फैक्टरी था। बोल दिया था कि यू नो ईविल और गुड कॉन्ट्रास्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी बिना कॉन्ट्रास्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर उन्होंने बोल दिया था कि ईविल एक्चुअली गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, जो कि बहुत ही मतलब खुद से ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे थे। उन्होंने एक सांस में बोला था कि आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं यूज कर सकते, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल, और उसी सांस में उन्होंने बोल दिया कि ईविल तो गॉड को प्रूव करता है। क्यों?
क्योंकि अगर लोग जो मरते हैं उनका जो मतलब जस्टिस देना बच जाता है या रिवेंज देना बच जाता है, तो वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे? उन्हें भी तो जस्टिस चाहिए ना। अब ये जो प्रेफरेंस है कि उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए, ये तो बुरा हो गया उनके साथ, ये प्योरली इमोशनल आर्ग्यूमेंट दे दी उन्होंने। ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करनी है, और क्यों, ये भी उन्होंने एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट दे के ही प्रूव कर दिया, है ना। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, लेकिन कंपैरिजन में मैं फिर भी बोलूँगा कि मुफ्ती साहब जीत गए डिबेट में, क्योंकि जावेद अख्तर ने बिल्कुल ऐसी अच्छे से डिबेट नहीं की, एंगेजमेंट नहीं थी आर्ग्यूमेंट। ओके, मेरी एक टिप्पणी पहले आप देखिएगा कि जब भी देखेंगे हम कहते हैं ना कि आप अपने माता पिता से क्या क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनके हम बहुत क्या कहते हैं हिंदी में, आभारी हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे एकदम हम 10-20 कह देंगे ऐसे शब्द, क्योंकि हमें कहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा हो सकता है, देखिए कि आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हो और श्रद्धा ना करते हो सकता है, क्योंकि उनमें श्रद्धा करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम करते हो सकता है कृतज्ञ हो कि हाँ इन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, मैं भी करूंगा इनके लिए। और श्रद्धा नाम की जो चीज है जो आपके अंदर शायद रतन टाटा को देख के हो जाए कि भाई बहुत बड़ा काम कर लो, सैल्यूट मारना चाहिए। एलन मस्क को देख के कि भाई खुद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना कि मुंह की बात है क्या, हाँ हो सकता है। पर हम सोशल बीइंग है तो इतने सारे शब्द परोस देते हैं कि हम अपने माता पिता से सब करते हैं ये सब। तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट जब लाया था तो शायद उस बूफे में सब देना था, इसीलिए दे दिया। अब बाकी समस्या बाद में आ गई, तो सब अच्छा उन्हें बोलना था तो बता दिया कि ऑल नोइंग, ऑल ओमनी प्रेजेंस जो था एक सांस में बोलते गए ताकि उस चीज को बड़ा दिखा सके। उसके बाद ये समस्या आ गई कि इनमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, वो समस्या शायद बाद में आई। ओके, अब बाकी आप लोग अगर टिप्पणी करना चाहते हैं। मेरा कुछ चीज कहना है। विभीषण जी ने जो कहा है उसके बारे में, विभीषण जी ने जो एक पॉइंट मेंशन किया कि टाइम एक मतलब प्रेजेंट मोमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता और पास्ट और फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पॉइंट को और थोड़ा हम लोग मतलब मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ, और इसको हम लोग थोड़ा और ज्यादा पुश करके और रेडिकलाइज कर सकते हैं। मुफ्ती जी ने कहा था कि गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई कॉज एक मिनट, वो क्या कहना था? इनको अनरियल बोला, पास्ट और फ्यूचर रियल। पास्ट और फ्यूचर रियल है। हाँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट को बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर और पास्ट एग्जिस्ट कर सकता, मतलब ई थ्योरी ऑफ टाइम को हाँ, लेकिन इस मोमेंट पर अभी तो पास्ट जो चीज है तो ओके, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैं तो फिर एग्री नहीं कर रहा हूँ इससे। जो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है यहाँ पर पास्ट जो है वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट सिर्फ सब्जेक्टिवली एक मेंटल लेवल पर एग्जिस्ट करता है। हम लोग पास्ट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, पास्ट जो हो चुका है अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता पास्ट, और फ्यूचर जो है वो भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो प्रेजेंट है वो लुमिनियसली इनसिग्निफिकेंट पॉइंट की तरह है, एक थीन लाइन जिसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट भी ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि हम लोगों को अभी और एक रेडिकल स्टेटमेंट पर जाना चाहिए कि टाइम इन इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद जो मुफ्ती जी ने कहा था कि गॉड एक नेसेसरी बीइंग है जिसका कोई कॉज नहीं है। ओके, मतलब सारे जो कॉज है उसके एंड में गॉड है और गॉड का कोई कॉज नहीं। ओके, तो गॉड के बाद से कॉज आया है, और गॉड सारे चीजों का पहले क्यों था या फिर गॉड के पहले क्या था, ये सवाल भी हम लोग पूछ नहीं सकते, क्योंकि गॉड ने टाइम को क्रिएट किया है। ओके, और गॉड ने ही स्पेस को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम लोग रेडिकली ये भी क्लेम कर सकते हैं कि थियोरेटिकल लेवल पर कि टाइम, स्पेस और कॉजलिटी, ये तीनों चीज जिसके अंदर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब टाइम, स्पेस और कॉजलिटी ओनली एज ए अपीयरेंस, नॉट एज समथिंग व्हिच इज ट्रूली एग्जिस्ट। ओके, तो गॉड जो टाइम, स्पेस और कॉजलिटी की क्रिएट किया है, तो टाइम को अभी मैंने कह दिया कि पास्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट भी लुमिनियसली इनसिग्निफिकेंट टेंड्स टू जीरो है, फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो कॉजलिटी वो तो पहले कह दिया था कि कॉज इज द वेरी इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट। तो कॉज एक्चुअली फ्रैजाइल है। जो कॉज अभी एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो सेम कॉज कोई दूसरा सिचुएशन में कोई एक दूसरा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है।
तो कॉज एंड इफेक्ट का जो लिंक है वो फ्रैजाइल है, वो ऑथेंटिक ट्रू नहीं है, मतलब एक ऐसा इटरनली ट्रू है ऐसा कुछ कोई भी चीज नहीं है। ओके, तो कॉज, सेम कॉज कैन रिप्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स इन डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट स्पेस। ओके, तो जब कॉज एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कॉज फ्रैजाइल है, टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता, और जो स्पेस है, स्पेस सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि देयर आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर दोगे तो स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो टाइम, स्पेस और कॉजेलिटी अगर तीनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मतलब मुफ्ती जी का जो आर्गुमेंट था, मतलब अब गॉड को क्लेम नहीं कर सकते, मतलब गॉड टाइम, स्पेस और कॉजेलिटी के परे है, या फिर अब गॉड के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, गॉड ने ये चीज क्रिएट किया है, विच इज अगेन रॉन्ग।